नमस्कार, द वायर के लिए मैं कृष्णकांत और हमारे साथ हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे सहारनपुर दंगे को लेकर के। भीम आर्मी का नाम पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया और इन पर तमाम तरह के आरोप भी हैं और इनका अपना बहुत मजबूती से रखा जाने वाला इनका पक्ष भी है। आइए इनसे सुनते हैं। रतन जी, जो विपक्षी हैं, आपके दो पक्ष सहारनपुर में हैं जो इस दंगे में शामिल हैं, और उनका कहना है, उनका आरोप है बहुत मजबूती के साथ कि इस सब के पीछे भीम आर्मी है। आपका क्या कहना है? भीम आर्मी की शुरुआत जो है एक एजुकेशन सिस्टम से हुई है जी। और हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं जी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था भीम आर्मी को कि हम लोग इस देश को बदलना चाहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि देश को बदलने की सोच रखने वालों को इसी देश के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आतंकवादी या नक्सली कह दिया जाता है। और रही दंगों की बात, तो भैया दंगे हम लोग दंगे क्यों कराएंगे, और किसी भी दंगे से हमारा संबंध हो इस चीज़ को प्रूफ कर दें कि भैया आपका संबंध उस दंगे से है। ना तो सबीपुर में जो घटना घटी है ना तो हमारा उसमें हाथ है, ना ही जो 20 अप्रैल को दूधली में घटना घटी थी ना हमारा उसमें हाथ था। 9 तारीख को जो घटना घटी है उसमें लोग हमारा हाथ होने की आशंका जता रहे हैं, वो भी किस लिए कि भीम आर्मी ने सभी अनुसूचित जाति के लोगों को और उसके जितने संगठन आसपास काम करते हैं उन सबको बुला लिया था कि भैया हम लोग सबीरपुर घटना पर चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे समाज से जो घटनाएं क्यों रुकेंगी, इसलिए लोगों ने सबने भीम आर्मी का नाम ले रखा है। आज लोग अभी एक घटना घटी है कि किसी राजपूत भाई को किसी ने गोली मार दी है, उसमें भी लोग भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं कि भैया वो काम भी भीम आर्मी ने किया है। भैया हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं, तो हम लोग लड़ाई दंगे की तरफ अग्रसर नहीं है। और उनसे भी निवेदन है जो इस प्रकार के लांछन हम लोगों पर लगा रहे हैं कि भैया मान जाए, वरना हम लोग फिर संवैधानिक तरीके से आप लोगों पर भी कार्रवाई करना जानते हैं। अच्छा, गांव में जो घटना घटी थी वो बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के वो विवाद शुरू हुआ था, तो इसमें राजनीतिक लोगों की और भीम आर्मी जो दूसरा संगठन है जो आप कह रहे हैं दलितों की शिक्षा के लिए बना, उनको जागरूक करने के लिए बना, तो ये बाहरी लोगों का प्रवेश इसमें कैसे हुआ, इस बारे में हमें बताएं। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ प्लांट था, क्योंकि जब सड़क दूधली में ये विवाद हुआ और एक वीडियो में भीड़ को दिखा करके हमें कहा गया कि भैया मेरे भीम सैनिकों, मेरे भाइयों, आज आपके भाइयों को आपकी जरूरत है, सड़क दूधली में हमारे बाबा साहब की जयंती को निकालने नहीं दिया जा रहा है। तो जब हमने देखा कि भैया, सोचा उसके विषय में, मैंने कहा भैया तो बहुत गलत है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ झगड़ा हो और झगड़ा हम लोगों के सिर पर फिर वो दलित मुस्लिम रह जाए। हमने क्या कहा भैया हम नहीं आएंगे झगड़े में, हम संविधान में पूर्ण आस्था। उसके बाद हमने एक वीडियो वायरल की थी, लेकिन नहीं, जब भाजपा के लोगों का या कुछ ऐसी बात नहीं कि स्वर्णों में बाबा साहब को मानने वाले लोग ने बहुत सारे लोग हैं, मिला हूं मैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर दूधली में बाबा साहब का प्रेम दिखा रहे थे तो उन्हें सबीपुर में भी बाबा साहब का प्रेम दिखाना चाहिए था ना। जब वो लोग अपने गांव के अंदर रविदास मंदिर के अंदर एक बाबा साहब की प्रतिमा धरना चाहते थे तो उसमें ऐतराज क्या है? रविदास गुरु जी हैं, पूजते वो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों ने ऐतराज किया, वो नहीं धरने दी। और जिस दिन ये घटना घटी है उसके विषय में जैसा मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ पर बाबा साहब के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, तो वहाँ के कुछ महिलाओं ने ऑब्जेक्शन किया है, कुछ जो छोटे बच्चे थे 15-14 साल के, उन्होंने कहा भैया ये गलत है, ये मत कीजिए आप, और ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ है। अच्छा, ये आरोप बार बार आ रहा है कि पुलिस के सामने जो घटनाएं हो रही हैं, गांव जलाया गया वो भी पुलिस के सामने हुआ, इसके बाद जो मायावती के आने के बाद की जो घटना घटी, एक लड़का मारा गया और आरोप है कि कुछ घरों में आग भी लगाई गई, वो भी पुलिस के सामने हुआ। वहाँ पर तब तो बड़ी संख्या में फोर्स तैनात थी, तो प्रशासन भी क्या इसमें इन्वॉल्व है? अब ये तो सोचने की बात है कि 60, 70, 80, 100 से ऊपर घर फूक दिए जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते उनका। और तो और जो चारा खाने के लिए भूसता उसमें भी आग लगा दी जाती है, यहाँ तक कि गाय भैंस को तलवार से काट कर उसके ऊपर भी आग लगा दी जाती है। तो यही समझ नहीं आया कि भैया ये लोग चाहते क्या थे कि इतना बड़ा जो काम इन्होंने किया है इंसान तो नहीं कर सकते। ये या तो
आतंकवादी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। तो आतंकवादी से भी जो बहुत बाहर की चीज़ है वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। अब वो वहाँ काम करने वाले कौन लोग थे ये हम नहीं जानते, लेकिन आज बुद्धिजीवी वर्ग का दिमाग ना जाने कहाँ चला गया है। वो ये तो अब तक किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई है कि जो सबीरपुर घटना के दोषी हैं, जिन्होंने आग लगाई है, जिन्होंने बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को काटा है, कि भैया वो जल्द से जल्द पकड़ के जेल जाने चाहिए, क्योंकि वो कई हजार की संख्या में लोग थे। नहीं, काटा गया है भी किसी को? हाँ, काटने की तो कोई घटना नहीं हुई। औरतें कटी हुई पड़ी हैं, आप हॉस्पिटल में जाकर देखिएगा। अच्छा अच्छा जी, सबीरपुर की घटना में औरतों के तलवारें लगी हुई हैं, आदमियों की तलवारें मतलब घायल हैं लोग? जी हाँ, क्योंकि मौतें तो 2 ही 3 हुई हैं। वो तो स्टार्टिंग में तो एक लड़के की हुई थी, राजपूत समाज के लड़के की, और उसकी भी मौत को ऐसे बता रहे हैं कि भैया जब जैसे आग वगैरह लगानी स्टार्ट की है तो दम घुटने से सब कुछ हुआ है। अब सच्चाई क्या है ये तो देखिए प्रशासन का काम है, हम लोगों का काम सच्चाई नहीं है। जबकि हम लोगों को सूचना जिस समय मिली है तो मैंने पहले वहाँ एक भाई रहते हैं उधर ही, उनका फ़ोन आया, भैया ऐसी सी बात है। मैं चंडीगढ़ था, मैंने कहा भैया पहले जाकर पूरी स्थिति पता करो, क्योंकि लोग अफवाह बहुत उड़ाते हैं। तो वह जैसे उस गांव की तरफ गए हैं, उन्होंने देखा कि सड़क पर तलवारें लिए हुए और अवैध हथियार लिए हुए लोगों ने एक नंगा नाच पुलिस प्रशासन के सामने कर रखा था। ये आंखों देखी बातें हैं जो उन्होंने बताई। तो उन्होंने वो वहाँ से वापस होते भागे हैं उनसे बच करके। उन्होंने कहा भैया मना कर दीजिए, कोई भी आदमी उधर नहीं जाएगा समाज का। तो जहाँ तक भी मेरे पास फ़ोन व्हाट्सअप जो कुछ भी था, साथी को फ़ोन किया, भैया कहो कि उस बड़गांव रोड की तरफ, सबीरपुर छोड़ दीजिए आप, बड़गांव रोड की तरफ भी कोई साथी नहीं जाएगा। और मैंने कहा दूसरे ग्रुपों में वायरल कीजिए, क्योंकि भीड़ का जो मामला है उसका ये नहीं पता लगता, वो किसी अनजान को ही कर दे। तो हमने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर हम लोगों पे दोष मढ़ा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कारण क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व का नाम लेकर के आप अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। अगर दलितों पर अन्याय हुआ था, मूर्ति नहीं रखने दी गई थी, तो भीम आर्मी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बहुत बड़ा प्रदर्शन कर सकती थी। पंचायत बुलाने या इस तरह से जो डीजे रोक करके और उपद्रव हो सके इसकी संभावना उत्पन्न की गई, तो क्या ये भीम आर्मी की चूक नहीं है? एक्चुअल में क्या है कि जब ये सारी जो चूक हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम, उसमें भीम आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होता तो भीम आर्मी ऐसा कुछ करती जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो सूचनाएं हैं, गेहूं उस समय कट रहे थे, सब लोग बाहर थे, पुलिस के साथ साथ उन गलियों से दो या 3 बार राउंड लगे हैं, और राउंड लगने के बाद पुलिस के सामने बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। तब जा करके ये वहाँ पर झगड़ा हुआ है उन लोगों, पहले उन लोगों में आपस में मारपीट हो चुकी थी 1-2 बार, जैसे वो लोग बता रहे हैं। ये पत्थरबाजी और ये जो लड़का मरा है, ये सब घटनाएं बाद की हैं, जब वो ज़्यादा लोग चढ़ करके आए, जब वहाँ की औरतों ने और बच्चों ने पत्थर वगैरह फेंक करके अपनी जान बचाई। और फिर जब तीसरी बार वो लोग आए हैं, फिर तो तहस नहस ही हुआ है। और भीम आर्मी ने जो पंचायत रखी थी, अगर भीम आर्मी के लोग झगड़ा चाहते तो झगड़ा होता 6 तारीख में, क्योंकि 5 तारीख की घटना के बाद हमने सभी लोगों को 6 तारीख को बुलाया सहारनपुर, कि भैया सहारनपुर रविदास छात्रावास में आप सब इकट्ठे हों, वहीं बैठकर बात होगी। तो कम से कम 4 से 5 हज़ार युवा पहुंचे थे, पूरे आक्रोशित, मतलब कि हर काम करने के लिए तैयार, पूरे क्रोध में। तो जैसे ही वहाँ आए हैं, बातचीत हुई है, तो युवा कह रहे थे नहीं भैया जो कुछ होगा आज ही होगा। मतलब मैं तो नहीं था, चंद्रशेखर एडवोकेट जी वहाँ थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़कर और उन लोगों को जिन्होंने किया है उन्हें जेल भिजवाकर और अपने समाज के लोगों को मुआवजा वगैरह जो भी सुविधाएं हैं वो दिलवाकर जब चैन से बैठेंगे। DSDM को ज्ञापन दिया है वहीं पर बुला करके, 2 दिन का समय भी मांगा है उनसे, और उन्हें बता भी दिया था कि 9 तारीख में हम लोग पंचायत बुलाएंगे समाज की। उसके बाद 2 बार परमिशन लेकर के भेजा है अधिकारियों के पास, अधिकारियों ने परमिशन नहीं करी पंचायत जी। और फिर ना जाने DM साहब और SSP साहब को क्या लगा है कि उन्होंने रात में ही फोर्स खड़ा कर दिया, और जो भी आता रहा उसे पहले भगाते रहे। फिर कुछ लड़के थे जो संगठन को उससे दिल्ली जुड़े, उन्होंने पूछा भैया यहाँ पंचायत है पूरे समाज की, भीम आर्मी की नहीं, पूरे समाज की पंचायत है, जिसमें सभी अनुसूचित जाति के संगठन प्लस OBC समाज के वो लोग या मुस्लिम समाज के वो लोग जो बाबा साहब में अपनी पूर्ण आस्था और विचारधारा रखते हैं, वो भी लोग आ रहे थे। शामली वगैरह से भी कुछ लोग आ रहे थे, और इस क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग, अदर लोग भी पहुँचे थे, खाली शेड्यूल कास्ट या चमारी नहीं, अदर और भी बहुत सारे लोग पहुँच रहे थे। लेकिन प्रशासन ने वहाँ लाठीचार्ज जो करना स्टार्ट किया है,
और वो उसकी सूचना लगी है। अच्छा, प्रशासन वहाँ लगातार मौजूद भी है, प्रशासन आप बता रहे हैं लाठी भी चार्ज कर रहा है, कंपनियां भी आ रही हैं सुरक्षा बलों की, इसके बावजूद 25 दिन से ऊपर हो गया, तनाव चल रहा है, बीच बीच में दंगा हो जा रहा है, तो क्या प्रशासन अब सहारनपुर में काम नहीं करता? अब प्रशासन को मैं इतना दोषी नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिसर में वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग राजनीतिक परिसर में अगर ना होते तो सबीपुर के बाद वो घटना की औकात नहीं थी, वो घटना हो जाती। हम लोगों को भी 9 तारीख में पंचायत रखने की आवश्यकता क्या थी अगर सबीरपुर के दोषियों को सजा मिल जाती है, और उन लोगों को जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक तरफ तो आप 15 लाख मुआवजा दे देते हो, एक तरफ जिसके घर में कुछ बचा ही नहीं, बच्चों को कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए इनका दाना नहीं है, उसे आप 25,000 रुपये थमाते और वो बड़ा हॉस्पिटल में है। तो ये तो जो सवर्ण लड़का मरा है उन्हें 15 लाख का चेक मिल गया था जब, और जो दलित लड़का मरा है दलित लड़का तो अब बाद में मरा है। हाँ। ठीक, उससे पहले भी एक दलित लड़का मरा था, उसको 25,000 रुपए दिया गया। उसका तो केस ही नहीं दर्ज हुआ। केस ही नहीं दर्ज हुआ जी। ये 25 किसको दिया गया? ये 25 जो लोग कट्टे फटे जिनके घर फूके हैं। अच्छा, उन्हें 25,000 रुपये। अच्छा, जो दलित 2 लड़के मरे उनको कोई मुआवजा नहीं? अभी तक शायद आज दिया है या नहीं दिया है ये जानकारी नहीं। एक ही तो लड़का मरा है दलित। अच्छा जी। तो 3-4 मौतों की बात कही जा रही है, वो कौन? हाँ, अभी एक दलित की सूचना है, बाकी 4 लोग सहारनपुर में वो हैं, सॉरी वहाँ मेरठ में। अच्छा, एडमिट है जी, वो हालत गंभीर है उनकी। और एक ये राजपूत भाई है, इसकी पता लगा है शहर में। जी, एक वो है जो पहले हो गई थी। ये 3-4 लोग हैं। एक कोई मुस्लिम भी है जिसको गोली मार रखी है, सबीपुर में जिसे गोली मारी थी। वो किसने मारी? वो उसी दंगे जो जिसमें वो लड़का मरा है, वो गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी को रोककर उसे गोली मारी है। उस गाड़ी में से सबको निकाल के तलवारों से काट दिया गया। एक तो वीडियो आई हुई है, यहाँ से ये पूरा इतना कटा हुआ है और दिल बाहर है, धक 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 बाहर की तरफ धड़क रहा है। वो हॉस्पिटलाइज है जी। अब ये पता नहीं वो मर गया या हॉस्पिटलाइज है। तो क्या अब ऐसी स्थिति है सहारनपुर में कि दलित और वंचित समाज के लिए प्रशासन की जगह भीम आर्मी को खड़ा होना पड़े, ये स्थिति आ गई है? देखिए, अगर कोई अनुसूचित जाति में गलत है तो भीम आर्मी उसके साथ नहीं देगी। लेकिन हाँ, इस देश में कहीं भी महिलाओं पर शोषण होगा तो भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी, आंदोलन करेगी। और अगर अनुसूचित जाति के लोगों पर शोषण होगा तो उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ खड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि भैया शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। जैसी समानता संविधान में है, जैसी समानता में आप जीते हैं, ऐसी समानता में हम लोग भी जीना चाहते हैं। तो ऐसी समानता तो संविधान हर नागरिक को देता है ना? जिस बाबा साहब में आपकी आस्था है, आप बता रहे हैं, वो संविधान तो देता है, तो वो कौन लोग हैं जो सभी को एक समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान उनको नहीं देना चाहते हैं? किससे लड़ाई है? मनुवाद से लड़ाई है, ब्राह्मणवाद से लड़ाई है। मनुवादी सिस्टम जो है यही ऊंच नीच की भावनाएं रखना, जातिगत भेदभाव फैलाना और एक दूसरे को अपने से छोटा बड़ा समझना। यह शरीर जो मिलकर जो बना है वो सभी का शरीर एक जैसा है। वो चाहे इंसान पंडित हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उन सबका शरीर एक है। ब्लड भी रेड कलर का ही है, बाल भी काले वगैरह ही आते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर या शूद्रों के अंदर कुछ अलग से कोई क्वालिटी है तो वो मैं भी जानना चाहूँगा, क्यों मालूम नहीं है मुझे भी। यही बात तो समझाने की है, लेकिन मसला ये है कि भीम आर्मी पर भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे कि जब जंतर मंतर का प्रदर्शन हुआ तो कई बहुत समझदार लोग जो हमेशा दलित वंचित तबके के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने भी ये आशंका जाहिर की कि शायद ये अच्छा नहीं है, शायद अगर इस तरह के उग्र प्रदर्शनों की ज़रूरत पड़ने लगी तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब अराजकता पैदा हो जाए। तो क्या वो लोग भीम आर्मी को भी सचेत कर रहे हैं कि कहीं आप गलत तरीके से अपना हक न मांगें या संविधान को कोई खतरा न पैदा हो? ये एक तरह की चेतावनी, इसको मानेंगे आप? नहीं, भीम आर्मी जब उग्र प्रदर्शन करती नहीं है तो मैं इसे कैसे मान लूँ? भीम आर्मी का काम क्या है? अगर यहाँ पुलिस प्रशासन बताना नहीं चाहता प्रशासन, वरना बहुत सारे यहाँ दलित मुस्लिम दंगे जो लोगों ने पूरी ताकत कराई है कराने की,
हम लोगों ने उसे ख़त्म किया है, प्रशासन के साथ मिल करके ख़त्म किया है। अगर अधिकारी यहाँ के बता दें, बहुत सारे दंगे कई गुरु महाराज की मूर्तियाँ तोड़वाई हैं, वो झगड़े हम लोगों ने ख़त्म किए हैं। छोटी सी ज़मीन का विवाद कुछ लोगों ने बिल्कुल दलित मुस्लिम दंगे के उसमें बिल्कुल कर दिया, भैया ये कम से कम 100-200 मौतें होती अगर वो हो जाता, वो हमने बंद किया है। प्रशासन के साथ मिल करके कुछ जब हमें सूचना ही मिलती है कि भैया वहाँ ऐसा होने वाला, तो पहले हम प्रशासन को सूचना कर देते हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं कि ये कानून व्यवस्था बनी रहे, तो हम लोग गलत कैसे हैं ये चीज़ समझ में अभी तक नहीं आ पाई है। कुछ लोग को ये भी दिक्कत है कि भैया कहीं बाबा साहब की अगर मूर्ति प्रतिमा की तरफ कुछ होता है, उसे तोड़ देते हैं या कुछ भी होता है, तो भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं। हम लोगों की जो एक्टिवनेस है, बहुत जल्दी तेज काम करने का जो तरीका है, शायद लोग इससे कहीं ना कहीं परेशान है कि यार ये लोग, पुलिस आती नहीं है ये लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस आती नहीं है लोग पहुंच जाते हैं। अब अगर कहीं बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई, वहाँ पर जैसे साथी को पता लगा वो 200-300 की संख्या में वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं, एप्लीकेशन लिख कर देते हैं, बस प्रशासन ये कहता है भैया ये चीज़ पहले ठीक करो। अच्छा, जो आप लोगों ने पंचायत बुलाई थी, जब कार्रवाई नहीं हुई गांव जलाए जाने के बाद में आपने पंचायत बुलाई, तो वो पंचायत तो जाहिर है शांतिपूर्ण ही होगी, लोग बैठेंगे बात करेंगे। उस पंचायत के बाद कैसे उपद्रव हुआ? वो ऐसी पंचायत हमने एक बार पहले बुलाई थी, गढ़कोली कांड, अगर आपने सुना हो गढ़कोली गाँव का, उसी में भी हमने 9 ही तारीख को पंचायत बुलाई थी, और वो पंचायत बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुई थी। उसमें भी कई हज़ार की संख्या में लोग थे, कम से कम 30-40 हज़ार लोग थे। तो हमने सोचा कि भैया इस बार भी, क्योंकि उपद्रव होने के पूरे चांसेस थे, हमने सोचा कि पंचायत बुलाएंगे, आसपास के क्षेत्र के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाएंगे, उन्हें स्टेज पर खड़ा कर उनसे बुलवाएंगे शांति व्यवस्था के तरीक़ों से, कि जो युवाओं में वो चीज़ है वो शांत हो। और फिर उसके बाद हम लोग डीएम या एसडीएम को यहीं पर बुला करके अपनी जिम्मेदारी पर ज्ञापन यहीं सौंप देंगे और कार्रवाई का आश्वासन ले लेंगे, भैया 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, क्योंकि देखो जो दोषी है वो तो जाना ही जाना था जेल, ये तो तय है। लेकिन नहीं, प्रशासन ने अपनी मनमानी की है, प्रशासन ने वो पंचायत नहीं होने दी। प्रशासन उन पंचायत को होने देता, जो दलित समाज के लोगों के साथ उपद्रवी भी आए हुए थे, वे भी कुछ ना कर पाते हैं। लेकिन जब प्रशासन ने सबको इधर उधर भटकाना शुरू किया है, अब क्योंकि हम लोग सोचते हैं, तो जैसे साथी को फ़ोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो हमने सोचा यार अगर ये लोग शहर में फिरेंगे तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई किसी के साथ लड़ पड़े, तो हमने कहा भैया एक जगह और है वहाँ गांधी पार्क, हमने कहा उन्हें कि भैया आप एक काम करें सभी गांधी पार्क चले जाएं। वहाँ भी जाकर के पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वहाँ कुछ भगवतधारी लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। तो फिर कुछ लोग रामनगर की तरफ से चले गए हैं, वहाँ बहुत सारे लड़के थे, मतलब कई हज़ार की संख्या में, वहाँ भी पुलिस ने लाठियाँ फटकारी है। वरना जब भीड़ है कहीं पर तो आप उन्हें समझाएं, ना कि उनकी तरफ लाठी घुमाएं। तो बस वहाँ फिर कौन लोगों ने जिन्होंने उपद्रव किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोगों की बात ऐसी है कि उस दिन पूरे दिन भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी डीएम एसडीएम के कहने पर उनके द्वारा शांत माहौल, वो हर जगह जाम खोलते फिर थे और शांति कराते फिर थे उन्हीं के साथ। अब वो झूठ बोल जाए तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि भीम आर्मी के जो आपके संस्थापक हैं, संयोजक हैं चंद्रशेखर जी, तो अब ये नई चर्चा शुरू हुई है, भीम आर्मी जब से सामने आया है ये सहारनपुर की घटना के बाद, तो अब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि एक नया राजनीतिक संगठन, दलित राजनीति का एक नया केंद्र उभर रहा है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या ये चर्चाएं सही दिशा में हैं? आप लोगों की कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं भी हैं? राजनीतिक आकांक्षा समझ नहीं आता ये चीज़ क्या है, लेकिन अब इस दौरान जो ये 10-20-30 दिन का जो दिन ये समय गुजरा है, इससे ये तो मालूम हो गया कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। वो एक देशभक्त को देशद्रोही और एक देशद्रोही को देशभक्त बनाने में सक्षम है। तो हम नेता बनना नहीं चाहते, लेकिन हाँ नेता बना देना जरूर चाहते हैं। कैसे कि भैया परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और हम भी ये चाहते हैं कि अगर आज नेता आप हैं और कल आप काम नहीं करते तो फिर परसों नेता दूसरा होगा, तरसों तीसरा होगा। ये हम लोगों की सोच है। तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा दलित नेतृत्व है उससे आप असंतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक तो हमने उन लोगों के विषय में ये नहीं देखा कि उन्होंने किया क्या है, क्या वो लोग कर रहे हैं। ठीक,
अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों की सही आवाज़ भी कोई नहीं उठा सकता तो भैया लाना था फिर तो जीवन पर। और मैं तो इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को भी कहना चाहता हूँ, यार जाति व्यवस्था से एक तरफ उठ करके जातियों को तोड़ करके आप खुद पर वो करें ना कि क्या सही क्या गलत है। अगर शेड्यूल कास्ट समाज के लोग गलत हैं तो उन्हें गलत कहें, और अगर आपके अपने समाज के भी लोग गलत हैं तो आप उन्हें भी गलत कहें, तब तो पता लगेगा कि आप बुद्धिजीवी हैं। वरना ऐसे तो बहुत सारे कहते हैं कि हम भी बुद्धिजीवी हैं, हम भी बुद्धिजीवी हैं। नहीं, वो तो एक अलग बात है, एकेडमिया जो बातचीत करेगा, जो बहस चलाएगा। लेकिन जो आपने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि आज कोई और नेतृत्व कर रहा है, कल कोई और करेगा, हम नेता नहीं बनना चाहते लेकिन नेता बनाना चाहते हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं कि नए दलित नेतृत्व की ज़रूरत है इस देश में? हाँ, क्यों नहीं है। तो भीम आर्मी वो विकल्प पेश करेगी? नहीं। हाँ। मैंने क्या कहा कि एक तो भीम आर्मी जो एक राजनीतिक संगठन है जी, इसके अंदर राजनीतिक लोगों को कोई काम नहीं। आपने देखा भी होगा कि जब हमने दिल्ली जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हुआ था, अपने नेता उस मैंने साफ कह दिया था स्टार्टिंग, भैया कोई अगर यहाँ नेतागिरी की बात करेगा तो मुझे मजबूरन माइक लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमने बार बार ना, उसके बहुत सारे नेता आए भी, हमने उन्हें मना कर दिया, भैया आप वापस जा सकते हैं, आप चाहे कितने भी हितैषी किसी के भी हों, लेकिन यहाँ नेता नहीं, हम और हम लोगों के मंच पे नेता नहीं चढ़े हैं। ठीक, तो भीम आर्मी राजनीतिक संगठन है, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक, और चाहता है कि राजनीति से कोई मतलब ना हो, इन फ्यूचर में भी हम लोग राजनीति से कोई मतलब ना रखें। जिससे अगर राजनीति करनी हो वो भैया संगठन छोड़े और अपने जो करना है वो करे। जब तक संगठन में व्यक्ति रहेगा वो राजनीति नहीं करेगा। तो फिर नेता कैसे बनाएंगे? नेता तो मुझे अब भीम आर्मी के सबसे स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे जाना पड़ेगा बताने के लिए। अच्छा, हाँ, वो भी बता दीजिए। वो ये है कि हम लोगों का जो काम करने का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें एक चीज़ हम और इन्वॉल्व करते हैं। वो क्या कि हम बच्चों को परफेक्ट करते हैं। किस लिए कि अगर गांव के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति ना हो और आपके गांव में कोई अधिकारी या नेता कोई आ जाए तो कम से कम 5 साल का बच्चा भी उसके साथ सवाल जवाब कर ले। अच्छा। और नेता क्या है? जो दूसरे की बात काट के अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर दे, वही नेता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हर घर घर में नेता पैदा हो, और शेड्यूल कास्ट के अंदर तो एक घर में एक नेता का होना अति आवश्यक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा उसे नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा ही वो अपने वाले नेता की बोलती बंद करेगा, और जब उसकी बोलती बंद होगी तो भैया उसे काम करना पड़ेगा। तो हमारा भीम आर्मी का जो सिस्टम है वो सामने वाले से काम करवाने से है, वो चाहे अधिकारी हो या नेता हो, नॉलेजेबल बेस पर। ये नहीं कि उसका लठ मार करना, संवैधानिक तरीके से चाहे RTI लगाएं या फिर उसकी कहीं पर वीडियो बनाएं, कैसे भी करके, लेकिन उस पर ये रहे कि भैया अगर गलत काम करोगे ना तो भीम आर्मी वाले RTI वगैरह लगा के कहीं ना कहीं से खींच के लेकर आएंगे, काम सही कराएंगे। अच्छा, जो गांव जो शब्बीरपुर है जहाँ पर ये घटना हुई है, तो वहाँ पर दोनों तरफ के लोग वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और ज़्यादा जो दूसरे पक्ष का जो बड़ा आरोप है वो लगातार उसमें जो है वो भीम आर्मी को कहा जा रहा है। और वही बात जो है करीब करीब मंत्री ने दोहराई, श्रीकांत शर्मा ने, उन्होंने भी मायावती पर आरोप लगाया कि उनके जाने के बाद ये हुआ है। और जो दलित समाज के लोग हैं उनका आरोप है कि भाजपा सरकार अपने प्रशासन को ठीक से काम नहीं करने दे रही है, भाजपा सरकार को शह है सवर्णों को, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप भी ऐसा मानते हैं कि भाजपा सरकार शह दे रही है दलितों के खिलाफ? सहना देती तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। तो फिर अगर वो आपके खिलाफ सरकार ही काम कर रही है तो ऐसे सरकार से, ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? ये देश जन आंदोलन का देश रहा है जी। जन आंदोलन करके हमने देश छीन लिया अंग्रेजों से। तो जब सारे हथियार गिर जाएंगे तो भैया वो एक हथियार है, यहाँ की जेलें, यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के जितने सरकारी दफ्तर हैं वो हम लोग अपनी अरेस्टिंग करवा के भर देंगे, यहाँ से यूपी तक, यूपी से दिल्ली तक, हर प्रत्येक जगह हम यही काम करेंगे। क्योंकि देखो जब बाहर रह करके भी हमें कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार का इंसाफ ही नहीं, तो जेल में भैया अपना जितने सारे दफ्तर हैं सबको जेल में तब्दील करें, हमें बंद रखें, रोटी की व्यवस्था कर दें, यही सबसे तरीका है। वो लठ चलाने वाला काम हम लोगों के बस का नहीं है। आप मतलब गांधी की तरह आंदोलन चलाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, जेल भरो आंदोलन? गांधी की तरह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर हम जन आंदोलन पर उतरे तो वो आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लोगों का आंदोलन होगा। ठीक,
और मैं तो शायद जेल भरने की तो मैं व्यवस्था कर चुका हूँ, क्योंकि अगर अभी भी जिन लोगों से मैं आज मिलकर आया हूँ जेल में, ये देखिए मोहर लगी हुई है, जेल में मैं गया था तो वहाँ सारे के सारे निर्दोष लड़के पकड़े हुए हैं। बच्चे कह रहे थे भैया, एक लड़का के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जैसे मैं गया तो उसके आंखों में आंसू थे। मैंने कहा भाई क्या बात, कहने लगा भैया बच्चों के कपड़े लेने के लिए सहारनपुर गया था और वहीं से उठा लिया मुझे, और यहाँ हूँ 10 दिन से। बच्चों की क्या हालत है मुझे नहीं मालूम। कितने लोग बंद हैं जेल में? वहाँ 30-32 लोग बंद हैं। 30-32 लोग। दूसरी तरफ से उनकी तरफ से नहीं नॉलेज है इतनी कितने हैं, लेकिन वहाँ भी सभीपुर कांड में अब तो आई शायद 25 की गिरफ्तारी की है उन्होंने। 25 की जी। और अभी भी झूठे मुकदमे बच्चों को लगाने पे लगे हुए हैं। लोगों के घर जाकर भीम आर्मी पाठशालाएँ वो करवा दी हैं, वो लिखा हुआ था ना, तो साफ करा दी गई हैं गाँव से। और जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते थे उनके नाम कलेक्ट कर किए हैं। अब जहाँ से कोई मिलता है छुड़ाते हैं। गुमशुदा में ने वो क्या नाम, उसमें अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज है, ठाके मुकदमे। अच्छा, इस पूरे आंदोलन में जो आप लोग चला रहे हैं, दलित समुदाय का, दलित समाज का हक दिलाना चाह रहे हैं आप, लेकिन जो पार्टियां हैं, जो दलितों के लिए ही बनी पार्टियां हैं, या जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो सरकार पर सवाल कर सकें, आप किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों? जबकि एक राजनीतिक मांग है कि सबको समानता दी जाए, सबको सुरक्षा दी जाए, लेकिन आप किसी राजनीतिक दल को साथ नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मदद अच्छे काम के लिए तो लोगों को खुदा करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि भैया समानता सबको मिलनी चाहिए, एक अच्छा काम है, सबको इक्विवेलेंट होना चाहिए, एक अच्छा काम है। तो खुद लोग, क्या नेता इतने बेशर्म हो गए कि जो खुद ये नहीं कह सकते भैया ये सही क्या गलत है। कहीं घर जलते हैं या किसी का बच्चा मर जाता है तो उसके विषय में यार कुछ तो बोलो, या आप सिर्फ एक ही तरफ का पक्ष कर लोगे। अगर आप पूरा दलित का पक्ष कर लोगे तो सोना नाराज हो जाएंगे। भैया उसे तोल लो, मोल लो, जान लो क्या है, जो सत्य है वो आप बोल दें। मैं मीडिया से भी कहता हूँ भैया जो सच्चे वो बोले आप, भेदभाव ना करें। लेकिन मीडिया के लोग भेदभाव कर रहे हैं, क्या कहाँ जाएँ, क्या करें। अच्छा, मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी को बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उनका आपस में ही कन्फ्रंटेशन है, एक नया नेतृत्व उभरेगा तो मायावती जी को ये नहीं बर्दाश्त होगा क्योंकि वो दूसरा कोई नेतृत्व नहीं बर्दाश्त करती। तो क्या सच्चाई क्या है? आप लोगों का कोई ताल्लुक है या नहीं है, या विरोध है, क्या स्थिति? हम मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं जी, और मेरा जो पर्सनल मत है वो बहन जी का है, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी एक मूवमेंट के लिए। जी जी। और मत देने का अधिकार सबका अपना अपना है, कौन किसे मत देता है वो उसका अपना अधिकार है। लेकिन मेरा वो मत आज तक जो है वो मान्यवर काशीराम साहब ने जो कहा है हम लोगों को, मैंने उस हिसाब से दिया है जी। आगे का मालूम नहीं, अब वो अपना अधिकार है। और पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। और अगर हम ये भी कहते रहे कि भैया काशीराम साहब के मानते हुए हम काशीराम साहब को मानते हैं, पार्टी से हमारा संबंध है, तो भी क्या फर्क पड़ना है। पार्टी ने साहब कह दिया हमारे लोग है ही नहीं। हम चाहे कितने भी, हाँ हम चाहे कितने भी समर्पित हों, जब उन्होंने मना कर दिया तो अब राजनीतिक दर ये कि वो पार्टी लोग हमारा खर्चा उठा रहे हैं, तो भैया हम हमारे साथ वो बच्चे आज दिन में आप लेट आए, थोड़ा सा मैं दिखाता कि उनके घर पर छत नहीं है, लेकिन जब भीम आर्मी का नाम आता है, हमारी सुरक्षा नाम आता है, तो वो सबसे पहले हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, भैया पहले आपको नहीं हमें होगा। तो ये लोग, हम सब जमीन पर घूम घूम करके लोगों को जागरूक किया है, और उन्हीं से 10 रुपये तेल लेकर के मेरे पास बाइक है एक जो ससुराल से मिली हुई है, और मैं और चंद्रशेखर भाई ने इसी बाइक पर ये भीम आर्मी की टीम खड़ी की है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पार्टी कितना सपोर्ट, पार्टी का अगर हाँ किसी का सपोर्ट मिलता तो जाहिर सी बात है कार खड़ी हुई होती, एक गनर भी मेरे साथ होता, और आज जो सब मैंने भोजन आपको कराया कि तो ऐसा ना कराता, कुछ उसमें अलग स्टैंडर्ड होता। ठीक है, तो वहीं से पता लग जाता है भैया फाइनेंशियली हम लोग वाकई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और फाइनेंशियली अगर हम मजबूत होते तो भीम आर्मी पाठशाला जो है ना, अब तक हम उसे एक नया रूप दे चुके होते, शायद हम उसे स्कूल या कॉलेजों में तब्दील कर चुके होते, जो उसका रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, तो पार्टी में या काशीराम बाबा साहब, उस पूरी परंपरा में आपकी आस्था है, लेकिन पार्टी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? बस पर्सनल मेरा वोट पार्टी का है, बस वैसे अगर कोई ये कहे कि भैया कि मुझे भाजपा ने बसपा ने वो कर रखा है कि बसपा के हम लोग हैं या बसपा को फंडिंग करिए, तो ये सब गलत चर्चाएं हैं। ठीक, बसपा के लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कांटे हैं,
कि वो अगर हमारी तरफ आएंगे तो हम फिर भी चुभेंगे, और वो उधर की तरफ भागेंगे तो हम फिर भी चुभेंगे। तो वो हम लोगों को इसलिए छिटका देना चाहते हैं। चलिए जो भी ठीक है, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ये चीज़ देखने में आई है कि जैसे एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बसपा की छात्र इकाई के नाम पर एक लड़का चुनाव जीता, तो मायावती जी ने उसको डिसोन कर दिया अलग से, तुरंत स्टेटमेंट जारी करके कि हमारी कोई छात्र इकाई नहीं है। तो उसी तरह की शिकायत आपकी है कि हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन वो मना कर रही हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं। नहीं, मेरी उनसे शिकायत नहीं है। हाँ। जब हम उनके लोग है ही नहीं तो वे तो क्या इसमें मना करना। आप भी मान रहे हैं कि आप उनके लोग? जी नहीं है। हाँ। हम सिर्फ सामाजिक लोग हैं और एक देश के विषय में चिंतक, देश की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं और उसी विषय में सोचते हैं। उसी विषय में भीम आर्मी भी सोचती है। जी। अच्छा, भीम आर्मी का जो समर्थन है ये कितना है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने एट प्रेजेंट टाइम? जी एट प्रेजेंट तो अभी तो आप किसी को मैं काउंटिंग करके नहीं बता सकता। हाँ। क्योंकि देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ भीम आर्मी के लोग आपसे ना जुड़े हुए हों। अच्छा। पूरे देश का कोई भी कोना अब। अच्छा। जी हाँ, तकरीबन सारे देश में। वो आपने देख लिया होगा कि हमने क्या नाम, पैसे तो ही नहीं हमारे पास खर्च करने के लिए, और कार्यक्रम का जो खर्चा था वो भी सब साथियों ने दिया जो वहाँ आए हुए थे। किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 100। और फेसबुक और व्हाट्सएप से हमने सबको सूचना भिजवाई। ये भी नहीं कि किसी को हाँ भैया उस गांव का, हाँ भैया क्या है बाइक के तेल के लिए 10,000 रुपये भिजवा रहे हैं तो घूम और प्रचार कर, ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो वहाँ से आपको समझ लेना चाहिए कि जब हम लोग सही हैं तो तभी तो इतने सारे लोग आए, गलत होते तो कौन आता। तो 10-5 लाख सदस्यों की संख्या होगी आराम से। अब तो मेरा जो मेन नंबर है वो बंद है, जो नंबर सब पर गया हुआ है। और दूसरा नंबर जो किसी के पास नहीं, बहुत कम लोगों के पास है, आप जैसों के पास, उस पर भी कॉल आने लगे कि भैया भीम आर्मी में ज्वाइन कैसे करें। मैंने कहा ठीक है, आप भीम आर्मी के हैं, काम सही करें तो आप भीम आर्मी के, अगर आप ऐसा मैदान तो ये चर्चा में आने के बाद सदस्यता बहुत तेजी से बढ़ी। जी। उसके पहले तक कितनी थी? यहाँ 30-40 हज़ार से ज़्यादा स्ट्रेंथ थी जिले के अंदर। 30-40 हज़ार जिले के अंदर। आसपास के जिलों में भी है आप? हाँ, हरिद्वार में है पूरे में, और आपका मुजफ्फरनगर, शामली, पुरकाजी, और इधर हरियाणा पड़ता है, यमुनानगर वगैरह। और आपके कुछ जिले इसके हैं एमपी के, राजस्थान में, जयपुर में हम लोग ठीक ठाक प्रभावी हैं। मतलब क्या है कि आसपास के प्रदेशों में भी 5-5, 7-7, 10-10 जिलों में अपने कार्यकर्ता हैं, चाहे हो वो 200 ही हो चाहे। अच्छा, संगठन तो आपका 2015 में बना है जी। तो ये 2 साल में तो बड़ी तगड़ी प्रगति है। तगड़ी प्रगति ये कैसे है, ये भी सब मनुवाद का देन है। अच्छा जी। वो देन क्या है कि गढ़कोली गांव है, वहाँ पर एक विवाद हुआ था, हम लोग उसमें छीते पीटे सारे काम हम लोगों के साथ हुए। मतलब पुलिस ने भी हमें पिट्टा, फिर राजपूतों ने हमें ही पिट्टा बढ़िया करके। और उसमें भी मतलब कि राजपूतों ने कहा हमारा शोषण भी कर दिया। तो उस वहाँ से चर्चाएं अपने आप उन्होंने हमारी पब्लिसिटी करी, दूर दूर तक नाम चला गया। अब लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए, भैया क्या है भीम आर्मी। तो हमने जोड़े, तो फिर अपनी विचारधारा पता है उन्हें अच्छी लगी तो जुड़ के साथ चल रहे हैं। तो उस दिन के बाद चल रहा है भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी। अच्छा, कुछ जगहों पर पढ़ने में सुनने में आया कि भीम आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर के पिताजी ने की थी, और कुछ जगहों पर ऐसा पढ़ने में आया कि 2015 में इन्होंने खुद स्थापना की है। गलत सोच है। अच्छा। जो ऐसा कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने की थी। चंद्रशेखर जी के पिताजी बहुत ही अच्छे आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, लेकिन भीम आर्मी की स्थापना और चंद्रशेखर भाई की और मेरी सोच है। हम दोनों साथी मिले और भी बहुत सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। स्टार्टिंग में जब मीटिंग की, इसी गांव में पहली मीटिंग हुई थी, बस उन्होंने बीच में छोड़ दिया है काम करना, और हम दोनों लोग आज तक साथ लगे हुए हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक साथ लगे ही रहेंगे सामाजिक सेवा में। अच्छा, ऐसी भी चर्चा थी कि चंद्रशेखर जी सरेंडर करने वाले हैं, ऐसा है? हाँ, सरेंडर दिल्ली अनाउंस तो किया था। दिल्ली अनाउंस किया था, कब है सरेंडर? उसी दिन सरेंडर कर रहे थे जिस दिन दिल्ली कार्यक्रम। तो उस दिन तो नहीं हुआ। अब कहा था, जज को भी कहा था, वहाँ प्रशासन को कहा भैया अब अरेस्ट करने में तैयार है। हम वहाँ के जजों ने मना कर दिया, तो बताओ क्या कर सकते हैं। क्या क्या केस है उनके खिलाफ? क्या क्या? 307, 302 क्रिमिनल एक्ट, 307, 302 और बहुत सारे 147, 148। अच्छा, जो भी ये हुआ है उपद्रव, इस सारे का इल्जाम उन पर आ रहा है, सब टोटल उन पर, जबकि उन्होंने सारा उपद्रव शांत कराया है। एक आदमी हो रहे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, जो बहुत समर्पित, बहुत सुलझे हुए इंसान है, जिन्होंने कई सारी घटनाओं जो होने वाली थी उनको टाला है।
वो बेचारे आईटीसी में जॉब करते थे, मनुवादी सिस्टम ने उनकी जॉब वहाँ से हटवा दिया आईटीसी से। अब बेचारे बेघर हो गए हैं, बच्चे हैं 3। अच्छा, जो आपका जो क्लियर कट मतलब आपकी बातों से साफ है कि जो दुश्मन है वो मनुवाद है जी। और मनुवाद तो सदियों से चली आ रही एक परंपरा है जिससे आप अब लड़ने को खड़े हुए हैं। तो इतनी पुरानी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर बीमारी कहते थे कि ये समाज की बीमारी है, उस बीमारी से लड़ने का क्या खाका तैयार किया है, कैसे लड़ेंगे? बहुत आसान खाका है। क्या? बहुत ही आसान। क्या? सिर्फ वो लोग जो बाबा साहब को जानते नहीं, उन्हें पढ़ा नहीं जिन लोगों ने, जी। उन लोगों को एक बार बाबा साहब को पढ़ा दिया जाए बस। अच्छा जी, अगर वो लोग बाबा साहब को एक बार पढ़ लें सही तरीके से, और वो वाकई ही बुद्धिजीवी लोग हैं, इस देश के विषय में सोचना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़ने के बाद उनकी सारी शंकाएं, जीवन की सब कुछ हट जाएगा। फिर वो इसी देश की तरक्की में सबसे आगे रहेंगे। फिर वो जाति। लेकिन फिर कैसे होगा? पढ़ाने का काम तो इस उपद्रव के बीच हो नहीं सकता। जब आप पंचायत करेंगे, मुकदमे लड़ेंगे और भागे फिरेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, उसके बाद जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी? नहीं, पढ़ाई लिखाई का काम तो थोड़ा शांति से नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये है कि जब जैसे पुलिस की गतिविधियां तेज हुई हैं, उन्होंने भीम आर्मी पाठशाला छापर मारने शुरू कर दिए हैं कि जो इनके टीचर है भीम आर्मी के, उन्हें उठाओ, बोर्डों पर से नाम उठाओ। तो कुछ बच्चे डर गए थे, लेकिन कुछ युवाओं का भैया अब तो जो जेल ही तो जाएंगे, हम नहीं पढ़ाना छोड़ते बच्चों को। अगर हम जेल जाते हैं तो इन बच्चों को ले जाकर डीएम के और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा कर देना कि ये वही बच्चे हैं जो खिचड़ी खाते हैं, और करो इनके साथ फाइट। बुलाओ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को और करवाओ फाइट अदर जगह की। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फिर दोबारा से काम। और हम तो अपने उसमें ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बाबा साहब के विषय में बताते हैं, हम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, और महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने दबे कुचले समाज को उठाने का काम किया है, तो उस बच्चों को उसके विषय में बताते हैं भैया ऐसा बनना है, इस तरीके के काम करने हैं जो देश और समाज के हमेशा हित में रहे। तकरीबन कितने बच्चों को शिक्षा दे रहे होंगे आप, मतलब संगठन आपका? अभी कम से कम एक पाठशाला में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, 20, 30, 50 भी हैं, 100 भी हैं, कहीं 200 भी हैं। कितनी पाठशालाएं चल रही हैं? अब लगभग 200-250 चल रही थी जिले के अंदर। 200-250 पाठशालाएं जी। अब तो लेकिन सब बंद हो गई हैं, कुछ प्रशासन ने बंद करा दिया, कुछ फाइनेंशियली कमजोरी की वजह से बंद हो गई है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाते हैं इंटर 12वीं किए हुए, वो बेचारे मजदूरी करते हैं, और फिर कुछ ने कंपनी वगैरह जाते हैं कि नाइट की ड्यूटी जब लग जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आपको पैसे वैसे कैसे अरेंज होते हैं? पैसे कुछ नहीं, सिर्फ गांव के जो लोग हैं, जब हम जाते हैं मीटिंगों में बोलते हैं, तो हम उन्हें इस चीज़ के लिए अग्रसर करते हैं कि भैया जो तुम अपने खर्चे डेली के आपने बढ़ा लिए हैं, वो जैसे गुटखा हुआ या बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू हुआ, कि भैया आप इसे छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसे कम करें। इसमें से 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया डेली आप ये सोचें कि भैया ये मुझे आज बच्चों की पढ़ाई के में देना है। और किसी गांव में 100 परिवार हैं, तो उन्होंने 2 रुपये भी कर दिए तो 200 रुपये हुई। 200 रुपये का मतलब है कि आपके 4-5 चौक के डिब्बे और 1-2 डस्टर वो आ जाएंगे, तो आपका 1 या 2 दिन का काम चलेगा। तो सब ऐसा ही करते हैं सभी पाठशालाओं में। मतलब पूरी तरह से पब्लिक फंडिंग, क्राउड फंडिंग से आपका? हाँ, वही 1-2 रुपया, 1-2 रुपया जो ग्रामीण देते हैं। तो लेकिन ये काम अगर आप बढ़ाएंगे, देश भर में करेंगे, तो क्या इससे काम चल जाएगा कि लोगों से पैसे ले करके 1-2 रुपए? नहीं, लोगों से तो नहीं चलता जब तक कोई क्या नाम सरकार सपोर्ट ना करे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि अगर हम इस काम को 20, 30, 40 साल तक खींच जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आने वाली जो नस्लें होंगी ना, उसमें जातिवाद का जहर कम होगा। क्योंकि इस देश में अगर आपको जातिवाद खत्म करना है तो कुछ भी ना करें, इस देश में शिक्षा फ्री कर दें, समान शिक्षा बिल्कुल, हर व्यक्ति एक ही शिक्षा करेगा। तो आप ये देखिएगा आने वाले 10-20 साल के अंदर जातिवाद का जहर कम होगा। क्योंकि एक बच्चा जो अच्छे पैसे वाला वो पढ़ रहा है कॉन्वेंट स्कूल में, एक बेचारा बच्चा वो पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में, तो दोनों में डिफरेंस तो शुरू से। अच्छा, लंबे समय में अगर देखा जाए, 2 दशक 3 दशक पीछे जाइए, तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा संख्या में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा परसेंटेज हो रहा है, ज़्यादा ऊंची क्लास तक पढ़ रहे हैं। और लेकिन आपके ज़िले में, आप लोगों के बीच में पहली बार ये जातीय संघर्ष
जो हिंदू मुस्लिम दंगे अभी तक हुआ करते थे, अब जाति के सवर्ण और अवर्ण के दंगे हो रहे हैं, तो वो आपकी बात तो गलत साबित होती है कि लोग पढ़ लिख लेंगे तो जातीय दंगे नहीं होंगे। क्या ये पक्का माना जाए कि जो शिक्षा है वो जातिवाद का इलाज है? हमें तो उल्टा दिखाई देता है कि लोग जितने ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं वो उतने अधिक जातिवादी होकर सामने आ रहे हैं। नहीं, गलत बात है। अब जो जातिवादी जो दंगे हैं ये पता लगने लगा है मीडिया को, पहले मीडिया को मालूम नहीं लगता था, तो इसलिए मीडिया को लगता था कि ये कम है। अब लोगों ने बाबा साहब को पढ़ करके संघर्ष स्टार्ट कर दिया है। स्वाभिमान जो है वो उनका जागा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है तो वो लोग आवाज़ उठाते हैं। पहले क्या था, चाहे कोई एक चाटा मार दे, चाहे 10 मार दे, बस मार दी तो मार दी, बात खत्म। लेकिन अब स्वाभिमान जग रहा है बाबा साहब को, और बाबा साहब की प्रतिमा वो बहुत सारे झगड़े हैं। बाबा साहब की प्रतिमा नित्य प्रतिदिन, क्या इस पूरे देश के अंदर हर दूसरे तीसरे घंटे में एक घटना ऐसी घटती है। तो लोगों को, जब लोग शिक्षित होंगे ना, और नहीं, जो लोग बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते हैं, जाहिर है कि वो दलित समाज से नहीं हैं, सवर्ण समाज से हैं, तो वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, वो नौकरियों में ज़्यादा हैं, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, वो शिक्षा में ज़्यादा संख्या में हैं, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं। इसके बावजूद वो दलित उत्पीड़न की मंशा रखते हैं, इसके बावजूद वो रविदास या बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देना चाहते हैं, तो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो शिक्षा ने उनके भीतर का जो मनवाद है उसको कंट्रोल कहाँ किया, उसने तो उकसा दिया। और मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैंने इसलिए इन फ्यूचर के विषय में कहा है कि अगर आज से शिक्षा समान हो जाए तो 10-20 साल के अंदर, क्योंकि पता लग रहा है एक प्रधानमंत्री का बच्चा भी वही है और एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी वही है, तो वो दोनों अपने आप को समान समझेंगे। जब वो 20 साल की एज तक पहुंचेंगे, वो पढ़े ही बराबर वाला, पैसे के मामले में उससे ज़्यादा हो, लेकिन जब वो कहीं जॉब की उसमें पहुंचेंगे तो वो शायद एक ही लेवल की जॉब पा पाएंगे। जैसा उनका माइंड होगा तो आईपीएस बनेंगे या फिर एक सिपाही रह जाएंगे, तो उन दोनों का लेवल समान सा ही होगा लगभग, तो उनकी सोच भी समान ही होगी। इसलिए मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर अब ऐसा आज से स्टार्ट कर दिया तो 20 साल बाद ऐसा हो सकता है। तो क्या शिक्षा में भी किसी सुधार की मांग करने जा रहे हैं आप? शिक्षा में सुधार, शिक्षा में तो सबसे बड़ा सुधार ही चाहिए। सुधार क्या चाहिए कि भैया एक तो ये जो मिड डे मील है कम से कम इसे बंद कर दें। अच्छा। हाँ, इसने बच्चों को नाश कर दिया बिल्कुल। बच्चे को पढ़ने नहीं दे रही है, सिर्फ बच्चों को क्या है, थाली प्लेट माँ ने घेरी जी उसमें थिल्ले में है, और गए स्कूल, खाई और रिटर्न हो लिए, पढ़ाई का तो कोई नाम नहीं। और दूसरी बात, टीचर परेशान है। एक दिन मैं यहाँ पे अपने प्रधान जी के साथ चला गया, तो उन्होंने जिस टाइम निकाला है रजिस्टर, वो आप बहुत तेज लिख रहे हैं। आधा घंटा हो गया, मैंने कहा गुरुजी हमें निकलना भी है, ज़रा जल्दी कर दें। कह रहे भैया बस 5 मिनट और। वो उन्होंने 1-1.5 घंटे में नीचे साइन करवाए हैं। मैंने कहा जी ये क्या था? भैया 1 घंटा कल भी लिखा है। मैंने कहा 1 घंटा कल लिखा और 1 घंटा आज लिखा, 2 घंटे में वो सिर्फ मिड डे मील का जो खाने का जो मेनू है वो सेट कर रहे हैं। अब टीचर क्या पढ़ा लेगा? माइंड तो उसका खाने में, क्या आज दाल चाहिए, इतने चावल चाहिए, इतने नमक चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, तो क्या पढ़ा लेगा टीचर? तो बहुत बुरा हाल है। तो ये जो मिड डे मील की व्यवस्था है ये बंद कर दें कम से कम। तो और बाकी शिक्षा में पढ़ाई और उसमें भी समानता, उसमें भी जैसे एक पहल सरकार ने की है कि सभी के बच्चे प्राइमरी में पढ़ने जाएंगे, तो इस तरह की और इस तरह के सुधार आप चाहते हैं कि कोर्स एक जैसे हों, सब लोग एक जगह पढ़ने जाएं, सब लोग एक जैसे हों। जब प्राइमरी में सबके बच्चे आने शुरू हो जाएंगे फिर दिक्कत कहाँ रह जाएगी? कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। असली फाइट का मजा तो तभी आएगा। माइंड जो है, किसमें कितना माइंड है, वो तो जब ही प्रतिभा निकल करके सामने। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो इन फ्यूचर 40 साल के अंदर ये देश जो है ना, यहाँ की विश्व शक्ति होगा, विश्व की 100% श्योर। लेकिन जब आप पर इस तरह के आरोप लगेंगे कि आप लोग उपद्रव करते हैं, आप लोग दंगा करते हैं और आप लोग जो है दंगा करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे? ये मेरा मानना है कि ये जो दंगा हुआ है इसमें पूरी तरीके से दोषी हमें माना जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराएं। सीबीआई या फिर देश की वो सुरक्षा एजेंसियां जो विदेशों में जांच कर जाए, रॉ वगैरह, उससे इसकी जांच कराएं भीम आर्मी की, कि भैया भीम आर्मी का असली वर्क क्या है। भैया वो तो वही चीज़, वही लोग बता सकते हैं कि इस दंगे का पीछे किस सिस्टम का हाथ है, किस तरीके से दंगा हुआ है। कुछ लोग अपने, आप किसे मानते हैं, कौन है इसके पीछे? मुझे क्या पता, मैं कोई वो थोड़ी ही हूँ। अरे फिर भी आपका इलाका है, आप काम कर रहे हैं,
आपका वहाँ गांव भी लेकिन नहीं ये है है, कि यार- आप अपने समुदाय के समर्थन में गए थे, तो कुछ सुन कर गए ये होंगे ना कि- राजनीतिक पंडिचर है, ये तो 100% तय है कि राजनीतिक लोगों का किया जा रहा है। अब ये भाजपा के लोग करा रहे हैं या अदर कोई और लोग करा रहे हैं, वो मैं वो क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो एक समाज सेवी हूँ। समाज की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान रहता है, राजनीति की तरफ बहुत कम। अच्छा, जी तो अब ये पुलिस पता लगाए कि वो नेता कौन है। जी हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ पुलिस नहीं, क्योंकि शायद पुलिस कहीं ना कहीं प्रेशर में ना हो, कोई ऐसी जांच एजेंसी जो किसी से ना दबती हो, कोई राजनीतिक प्रेशर ना मांगती हो, उसे लगाया जाए इसमें। और जो तब तो कोई ऐसी एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी जिसको जो कांग्रेस के अंडर में हो, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार है। नहीं, वैसे अगर सीबीआई जांच करेगी तो सही जांच करेगी। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? जी, अभी तो विश्वास है। अभी तक विश्वास है कि एक कहावत है, कहा करते थे हमारे पिताजी कि भैया एक ईमानदार 100 बेईमान पे भारी है। ठीक है, और अगर कोई ईमानदार अधिकारी आ जाए ना, तो वो फिर राजनीति परिसर वगैरह नहीं लेता, मतलब कहेगा कुछ नहीं, क्या होगा, पोस्टिंग, बात खत्म। वो सही काम करता है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति की जांच में हो सकता है कि भैया वो जांच करे आकर के और सही तरीके से देखे कि भैया कौन लोग इसके पीछे हैं, और प्रशासन को सचेत करे। अच्छा, शिक्षा, समानता, इन सब की लड़ाइयों के अलावा इससे आगे और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी जिसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? मान लिया केंद्रीय स्तर पर या राजनीतिक सुधार के स्तर पर, न्यायिक सुधार के स्तर पर, पुलिस सुधार, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या उसके बारे में भी कुछ खाका बनाया है? सबसे पहले तो हम लोग शिक्षा के लिए फाइट करना चाहते हैं, और ये फाइट जो है शिक्षा के लिए हम लोगों के लिए बहुत लंबी चीज़ है, बहुत बड़ी। क्योंकि लोग, मनुवादी सिस्टम शिक्षा को समान नहीं होने देगा किसी की कीमत। उसे पता है कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग ये समान हुए, तो जैसे एक आदमी निकले, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, परिवर्तन इतना कर दिया कि मुझ जैसे नंगे इंसान को कपड़े पहना दिए। इतने अच्छे घर में जो आप लोग बैठे हुए, सब बाबा साहब के देन है। अन्य हमारी औकात थी कि हम इतने अच्छे घर में बैठ लेते। तो जब बाबा साहब को शिक्षा का जरा सा चांस मिला तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और अब अगर सबको इक्वल कर दिया तो 100 में से 1-2 बच्चे तो ऐसे निकलेंगे जो माइंडेड है, और वो फिर सबको दोस्त कर देंगे। तो लोगों को ये भी डर है कि भैया कि शेड्यूल कास्ट ऊपर सिर पर बैठ जाएगा और हम लोग नीचे रह जाएंगे। तो उसी डर से, जो मनुवाद का डर है, उसी से आप पहले लड़ेंगे। एजुकेशन के लिए तो फाइट करनी है, ज़बरदस्त वाली फाइट। चलिए, उद्देश्य आपका बहुत बड़ा है और चौतरफा लड़ाइयों की योजना है, तो हमारी शुभकामनाएं। फिलहाल आप दंगे से और पुलिस से निपटे, उसके बाद अपने उद्देश्य से निपटे। धन्यवाद।